नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। जैसा कि प्रथम कक्षा में हमने 10 प्रश्नों की सीरीज उठाई थी, उन 10 प्रश्नों को हम बड़े विस्तार के साथ, चारों उत्तरों के साथ, ऑप्शनों के साथ अच्छी प्रकार से पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद भी बहुत ज़्यादा किया। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए आज प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक ये 10 प्रश्नों की सीरीज जो कि विगत परीक्षाओं में अनेक परीक्षाओं में आए हुए हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, अपने की कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, यानी 11वां प्रश्न। इससे पहले हम 10 प्रश्न पढ़ चुके हैं। इन प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से अपने ज्ञान को परखें, अब प्रश्नों की सीरीज को लगाते रहें। जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, जो संस्कृत और प्राकृत भाषा से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वो क्या कहलाते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से और प्राकृत भाषा से विकृत होकर जो हिंदी में आए हैं। भाषा का विकास हम पहले कक्षा में, जो हमारे प्लेलिस्ट में हिंदी की प्रथम कक्षाएं हैं, उनमें हम चर्चा कर चुके हैं, दोबारा नहीं करेंगे। अगर आपको इनको भाषा का विकास 0 लेवल से पढ़ना है तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देखें। तो आज इस प्रश्न की बात करते हैं। आए हैं तो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैसे क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं तद्भव। क्या कहलाते हैं? तद्भव। तद्भव और किससे आए हैं? संस्कृत से। संस्कृत से हिंदी में आए हैं। संस्कृत से हिंदी में आए हैं तो वो क्या कहलाते हैं? तद्भव। और संस्कृत शब्द क्या होते हैं? तत्सम। क्या होते हैं? तत्सम। और ये होते हैं तद्भव। इसी प्रकार से हमारा उत्तर हो जाता है तद्भव। तद्भव कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे तत्सम शब्द है आम्र, और आम्र से तत्सम शब्द से क्या बन गया तद्भव हिंदी में? आम। इसी प्रकार से देखिए अक्षी शब्द क्या है? अक्षी। और अक्षी से क्या बन गया? आंख। इसी प्रकार से एक शब्द है अमूल्य, और अमूल्य से क्या बन गया? मोल, जिसका कोई मोल नहीं। ये सारे के सारे संस्कृत भाषा के शब्द है, यानी क्या है? तत्सम। ये शब्द क्या है? ये सारे के सारे क्या है? तत्सम। और ये क्या है? ये है तद्भव। इसी प्रकार से और प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं हम। जैसे अंधकार। अंधकार से बन गया अंधेरा। इसी प्रकार से ओष्ठ। ओष्ठ से क्या बन गया? ओंठ। ये कुछ शब्द थे, जैसे हमारे विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द इरादा। आपका क्या इरादा है? और इशारा। इशारा। हलवाई। दीदार। चश्मा। डॉक्टर इत्यादि।
ये सारे क्या हैं, विदेशी शब्द। और इसी प्रकार से अगर हम तत्सम तद्भव की चर्चा कर चुके हैं। संकर शब्द, कुछ संकर शब्द होते हैं जो दो भाषा से मिलकर बने होते हैं। संकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे टिकट, क्या है, टिकट घर। ये दोनों अलग अलग भाषाओं से बने हुए शब्द हैं। जैसे रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है, जैसे रेल गाड़ी, गाड़ी हिंदी का है और रेल किसका है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संकर। इस संकर में ये स आएगा, क्या आएगा, ये स, टाइपिंग मिस्टेक है। संकर, जैसे टिकट, खिड़की, क्या शब्द है, टिकट खिड़की। इसी प्रकार से ये शब्द है हमारे, इन शब्दों को तो इसमें दिया गया ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। समहारक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, ये संधि है मैं के बाद ये आ जाए, रे आ जाए, ले आ जाए और क्या आ जाए, वह आ जाए। मैं के बाद क्या आ जाए, ये आ जाए, रे आ जाए, ले आ जाए और वह आ जाए, से आ जाए, से आ जाए और श आ जाए, या फिर है आ जाए। तो इस मैं का क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। ये देखिए, सम के बाद में है आ गया, सम के बाद है आ गया, तो इस सम का क्या बन गया, इसका बन गया सम, ये अनुस्वार हो गया। और सम हा रे क, क्या शब्द बन गया, समहारक। अनुस्वार संधि का ये एग्जाम्पल है, आप इसको अच्छी प्रकार से समझें। और इसका उत्तर हमारा है ए, क्या है, ए। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 13। निम्न में से संयुक्त व्यंजन बताइए। संयुक्त व्यंजन है हमारा ए, श्र, किससे बना है, स प्लस रे और प्लस में ए, इन तीन वर्णों से इसका निर्माण हुआ है। इन तीन वर्णों से क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। ये क्या कहलाता है, श्र कहलाता है। क्या कहलाता है, श्र। भय, श, ये कौन सा है, अयोगवा। कौन सा वर्ण है, योगवा, अनुस्वार लगा हुआ है ऊपर। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। जिस शब्द में ए उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें क्या लगा हुआ, पहले की बात करें, पहले में लगा हुआ है आ प्लस में चरण, आचरण। इसकी बात करें तो इसमें है अंत प्लस में राष्ट्रीय। क्या शब्द दिया हुआ है, अंत प्लस में राष्ट्रीय। अगर इसकी बात, डी की बात करें तो इसमें दिया है अनु प्लस में सार। क्या शब्द दिया हुआ है, अनु प्लस में सार। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा, सी। सी में क्या दिया हुआ है, ए प्लस में हिंसा। क्या दिया हुआ है, ए प्लस में हिंसा, अहिंसा दिया हुआ है। तो इसमें उपसर्ग ए है, बाकी इसमें आ है, इसमें अंत है, इसमें अनु उपसर्ग। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, अहिंसा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। निम्न में से प्रत्यय से निर्मित शब्द बताइए। ऐसा शब्द बताना है जो प्रत्यय है। तो इसका उत्तर है हमारा ए। जैसे क्या प्रत्यय है, धीर प्लस में यह प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, धीर प्लस में यह प्रत्यय।
यह प्रत्यय के प्रभाव से इसमें आदि वृद्धि हुई है। आदि वृद्धि हुई है तो इसमें ई को क्या हो गया, आई, और ये स्वर रहित हो गया और क्या बन गया, धैर्य। क्या बन गया, धैर्य। आदि वृद्धि वाली संधि हमने अच्छे ढंग से करवा रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से आदि वृद्धि हुई है। जैसे ए को आ हो जाता है, ई है, बड़ी ई है या ए है तो इसको क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ऊ है, बड़ा ऊ है या ओ है तो इसको क्या हो जाता है, आदि वृद्धि में औ हो जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए आप, जैसे उद्योग प्लस में इक प्रत्यय के प्रभाव से ऊ को क्या हो जाएगा, आदि वृद्धि। तो ऊ का क्या भी बताया मैंने, क्या होता है, ऊ का क्या होता है, औद्योगिक। क्या शब्द बन गया, औद्योगिक। तो इसका हमारा उत्तर है धैर्य। कुछ एक की बात करें, कुछ एक का मतलब होता है थोड़ा सा। ये कुछ एक विशेषण है। और खिलाफ की बात करें तो खिलाफ का अर्थ होता है विपरीत। ये भी क्या है, ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। और कोशिश है स्त्रीलिंग। कोशिश शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, और कोशिश का अर्थ होता है श्रम। कोशिश का अर्थ होता है श्रम। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो लिपि की बात करें, आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं शब्द को कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या नहीं है। जैसे लिपि की बात करें तो जैसे हमारी हिंदी की लिपि, हिंदी का लिपि तो नहीं कहते ना, क्या कहते हैं, हिंदी की लिपि। तो हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। अच्छा, पढ़ाई पढ़ी, उसने पढ़ाई पढ़ी, क्या उसने पढ़ाई पढ़ा, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है। नहीं है, क्या पूछा हमसे, जो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है उसकी, उस भाषा की लिपि क्या है, अंग्रेजी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है। पढ़ाई पढ़ी, उसने पढ़ाई पढ़ी, उसने पढ़ाई पढ़ा, ऐसा होता है, नहीं। उसने पढ़ाई पढ़ा, ऐसा नहीं। समझ, समझ का पर्याय होता है बुद्धि। समझ का पर्याय क्या होता है, बुद्धि। समझ का पर्याय होता है बुद्धि, प्रजा, विचार। और ये क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसी प्रकार से संघर्ष की बात करें हम तो संघर्ष का होता है टकराव। संघर्ष का अर्थ होता है टकराव। और ये क्या है, ये है पुल्लिंग। कौन सा शब्द है ये, संघर्ष क्या है, पुल्लिंग। उसने संघर्ष किया, उसका संघर्ष बड़ा सराहनीय था, उसका संघर्ष बहुत अच्छा था, सेना का संघर्ष अच्छा था तभी वो जीत पाए, और विद्यार्थी का संघर्ष अच्छा था तभी वो कामयाब हो पाया। तो इसी प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 17, पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा, बहुत सारे पाखंडी घूम रहे हैं। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा, इसका उत्तर है बुगला भगत। बुगला भगत ऊपर से एकदम बिल्कुल साफ सुथरा बुगले की तरह दिखाई दे। जैसे बुगले की कहानी है कि बुगला तालाब के अंदर बड़ी अपनी पलक लगा के एकदम बैठ जाता है और आंखें बंद करके
और वहाँ उनके जीव जंतु है तो तालाब के अंदर है, मेंढक है, उनको ऐसा लगता है कि ये तो अपने ध्यान में बैठा है, और बिल्कुल उसके पास में आते हैं कोई जीव जंतु, मेंढक उसके पास में आते हैं, मछलियाँ उसके पास में आती है, तो उसको तुरंत अपने पंजों में या मुंह में दबाकर पकड़ लेता है, और बिल्कुल दूर से उसे ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल शरीफ सा बैठा हुआ है, बिल्कुल देख नहीं रहा, हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा। तो इसलिए ये बात कही जाती है कि बुगला भगत बाहर से एकदम उसकी छवि बड़ी अच्छी दिखाई देती है, लेकिन अंदर से क्या होता है, कपटी। तो इसलिए क्या कहा गया है, बुगला भगत। तो हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करें, बछिया के ताऊ। बछिया के ताऊ का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति, और ये पेंटरेबाज नहीं है, मिस्टेक हुई है, ये है पैंतरेबाज। पैंतरेबाज का अर्थ होता है चालबाज। और माई का लाल होता है बहादुर व्यक्ति। कहते हैं ना, किसी के माई के लाल में दम है तो मेरे से आगे कुश्ती करें, मेरे से दो दो हाथ करें, तो यही बात होती है माई का लाल यानी कोई है बहादुर व्यक्ति। तो हमारा इस प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है बी, बुगला भगत। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, यानी इन चारों में से एक शब्द ऐसा है जिसमें व्यंजन संधि है। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में है वाक प्लस में ईश्वर। क्या शब्द दिया हुआ है, वाक प्लस में ईश्वर, तो यहाँ व्यंजन, यहाँ स्वर। व्यंजन प्लस स्वर क्या होती है, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि होती है। तो उत्तर हमारा यही मिल गया हमें कि क्या है, व्यंजन संधि। लेकिन उत्तर बी की बात करेंगे। उत्तर बी में क्या है, धातु उष्मा। क्या है, इसका संधि विच्छेद होता है धातु प्लस में उष्मा। क्या शब्द होता है, धातु प्लस में उष्मा। तो इसमें कौन सी संधि हुई है, इसमें हुई है दीर्घ संधि। कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, पूर्णोपमा। इसमें है पूर्ण प्लस में उपमा। क्या शब्द दिया हुआ है, पूर्ण प्लस उपमा। इसमें गुण संधि हुई है, ये भी स्वर संधि का एग्जाम्पल है। क्या है, गुण संधि हुई है इसमें, पूर्ण प्लस में उपमा। उपमा का अर्थ होता है गुण, जिसके अंदर पूर्ण गुण है। जो पूर्ण उपमा है, गुणों से भरपूर है, गुणों से परिपूर्ण है, वो पूर्ण उपमा। इसी प्रकार से पूर्ण उपमा शब्द हमें दिया है, इसमें हुई है गुण संधि। ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं, अंत्याक्षरी। अंताक्षरी और अंत्याक्षरी दोनों शब्द होते हैं, इसमें संधि हुई है अंत्य प्लस में अक्षरी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं भी, यहाँ पे ए है, यहाँ ए है, और ए मिलने से क्या हो जाता है, आ हो जाता है। और आ में कौन सी संधि होती है, आ में हमेशा दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। और अंत्याक्षरी का अर्थ होता है कवि के अंतिम अक्षर से शुरू होने वाला अक्षर, यानी कवि के अंतिम अक्षर से भी अपना अगला जो नया अक्षर है, आगे वाला जो नया अक्षर है वो शुरू कर देता है कवि, इसलिए इसको अंत्याक्षरी कहा गया है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18 का हमारा उत्तर है ए, वागीश्वरी। ये हमारी संधि है व्यंजन संधि। इसमें क्या नियम है, प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो, प्रथम वर्ण के बाद में कोई स्वर हो तो इस प्रथम का क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। तो यहाँ कै का गै हुआ है, कै का क्या हुआ है, गै हुआ है। आगे प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 19,
बड़ा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और हर बार परीक्षा में आता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक साल में कम से कम 2 परीक्षाओं में तो पूछ लिया जाता है ये। तो इसकी चर्चा करते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। ये क्या है हमारा? अशुद्ध। और पूछा क्या हमसे? शुद्ध शब्द पूछा है। ये भी क्या है? अशुद्ध है। ये भी क्या है? अशुद्ध है। तो शुद्ध कौन सा है? 3 अशुद्ध है, तो चौथा शुद्ध है। फिर भी हम चर्चा करते हैं अशुद्ध क्यों है। इसमें क्या है? इसमें शब्द है मृत्यु प्लस में उपरांत। मृत्यु प्लस उपरांत। और उ, आप सभी को पता है, उ प्लस उ मिलकर क्या होता है? दीर्घ। तो यहाँ क्या आना चाहिए? यहाँ आना चाहिए मृत्यु प्रांत। ये शब्द शुद्ध होता, लेकिन इसमें छोटे ऊ की मात्रा दी हुई है, इसलिए शब्द हो जाता है अशुद्ध। दूसरे की चर्चा करते हैं हम। चिन्ह। अक्सर आपको यही लिखा हुआ मिलता है, लेकिन है क्या ये? गलत। सही क्या लिखा जाता है? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चिन्ह। ये होता है। इसमें देखा जाए कि ये जो न होता है ना, ये पूरा होता है, और है होता है वो क्या होता है? आधा होता है, यानी स्वर रहित होता है। इसके और भी लिखने के तरीके हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चिन्ह, यानी ये हलंत। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इस न को है के नीचे लगा सकते हैं। ये मैंने वीडियो में अच्छी प्रकार से बताई हुई चीज़ें हैं कि नीचे पूरा वर्ण होता है, वो नीचे ही क्यों लगता है। आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ये है मन कामना। मनोकामना बोलते हैं सभी, लेकिन शब्द क्या होता है? मन कामना। क्या शब्द होता है? मन कामना। ये विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है, यानी ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में कै हो, कै हो, पै हो, फै हो, तो जो विसर्ग है, यानी ए या आ के बाद में जो विसर्ग हैं, उन विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जैसे आता है प्रातः काल, ये कै है, यहाँ ए है, यहाँ विसर्ग है, तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रातः काल ही रहेगा। इसी प्रकार से ये पक्षीराज, ये हमारे प्रश्न नंबर 19 का आंसर है। इसमें दिया हुआ है जैसे पक्षी गण। पक्षी गण, तो ये होता है पक्षी शब्द, ये होता है, और इसके पीछे अगर गण लगा देते हैं हम, तो ये बन जाता है पक्षीगण। क्या होता है? पक्षीगण। अगर इसका विच्छेद करेंगे हम, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो इसका विच्छेद होता है पक्षीन प्लस में गण। तो प्रश्न नंबर 19 का हमारा उत्तर है डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों अच्छे प्रकार से समझ में आए होंगे, क्योंकि बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज का अंतिम प्रश्न, किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सॉरी, इसमें नहीं हुआ है। किस विकल्प में किस विकल्प में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पूछा है में नहीं हुआ है, तो इसमें अनु है, देख लीजिए, अनु प्लस सवार। इसमें क्या है? अनु प्लस में संग। इसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, इसमें है अन उपसर्ग प्लस में उदार। क्या शब्द दिया हुआ है? अन प्लस में उदार। उदार का मतलब होता है दयालु। और इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है अनु प्लस में
शासन, क्या शब्द दिया है? अनु प्लस में शासन। तो इसमें हमारा उत्तर है प्रश्न नंबर 20 का सी। इसमें क्या है? इसमें दिया हुआ है अन्न उपसर्ग है और इसमें उदार शब्द है। क्या शब्द है? उदार शब्द है। ये हमारा आज की सीरीज के अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार से हम आगे आपके लिए सीईटी के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है हरियाणा का, क्योंकि सबसे बड़ा पेपर होने जा रहा है और जल्द होगा आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई है और इसी प्रकार से इन 10 प्रश्नों की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते रहें। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप हिंदी आपको पता है 7 से 8 9 नंबर तक, 8 से 9 नंबर तक, 10 नंबर तक परीक्षा में कई बार पूछ ली जाती है, कई बार 7 पूछ लिए जाते हैं, कई बार 8 भी पूछ लिए जाते हैं, कई बार 9 और कई बार 10 भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनका पता नहीं है कि 7 8 9 10। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये परीक्षा में बार बार ये प्रश्न पूछते हैं, तो हमारा एक भी प्रश्न नहीं कटना चाहिए हिंदी की वजह से। तो हम इन प्रश्नों को लेते रहें और आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से होती रहे। थ्योरी की क्लास आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर थ्योरी की चाहते हैं तो थ्योरी की क्लास लगा देंगे, लेकिन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और लाइक भी करें। हम इसी प्रकार से आपके लिए सीईटी के लिए ये प्रश्नों की सीरीज इसी प्रकार से लेकर आते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में।